हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान विषय का प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक या इंडियन पॉलिटिकल थिंकर पढ़ा रहा हूं। और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के इस क्रम में मैं आप लोगों को यूनिट फोर्थ से महात्मा गांधी के बारे में बता रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने महात्मा गांधी के जीवन परिचय, महात्मा गांधी की गतिविधियां और महात्मा गांधी के ऊपर किन किन विचारकों का प्रभाव पड़ता है, किन किन दार्शनिकों का प्रभाव पड़ता है, इन सब से अवगत कराया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को महात्मा गांधी के राज्य संबंधी विचारों से अवगत कराऊंगा कि महात्मा गांधी राज्य के बारे में क्या कहते हैं, इनकी राज्य के बारे में क्या अवधारणा है, यह किस प्रकार के राज्य की कल्पना करते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी एक दार्शनिक अराजकतावादी थे। दार्शनिक अराजकतावादी राज्य के संबंध में क्या थे? यह दार्शनिक अराजकतावादी। यह दार्शनिक भी थे और अराजकतावादी भी थे। जैसा कि इनके विचारों पर पीटर क्रोपाटीन और लियो टॉलस्टॉय का प्रभाव पड़ा था। लियो टॉलस्टॉय, महात्मा गांधी के ऊपर पीटर क्रोपाटीन, लियो टॉलस्टॉय का भी प्रभाव पड़ा था। और जैसा कि पीटर क्रोपाटीन अराजकतावादी थे, यह अराजकतावादी विचारक थे। पीटर क्रोपाटीन, प्रोधा इत्यादि जैसे विचारक यह मानते हैं कि राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, हम बिना राज्य के रह लेंगे, इसीलिए इनको अराजकतावादी कहते हैं। तो पीटर क्रोपाटीन, लियो टॉलस्टॉय, डेविड हेनरी थोरो इत्यादि विचारकों का प्रभाव महात्मा गांधी के ऊपर पड़ता है और महात्मा गांधी भी दार्शनिक अराजकतावादी हो जाते हैं। महात्मा गांधी भी कहते हैं कि हमें राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। महात्मा गांधी का यह विचार था, यानी कि अपने दर्शन में यह विचार देते हैं कि हमें राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य क्या है? एक शोषण का यंत्र है। राज्य क्या है? एक शोषण का यंत्र है। यहां पर हम देखते हैं कि महात्मा गांधी के ऊपर मार्क्स का प्रभाव परिलक्षित होता है। जिस तरह से मार्क्स कहता है कि राज्य एक शोषण का यंत्र है, इसी तरह से महात्मा गांधी भी कहते हैं कि राज्य एक शोषण का यंत्र है, एक उपकरण है। राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई है? हिंसा के लिए हुई है। राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई है? हिंसा के लिए हुई है और शोषण करने के लिए ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो महात्मा गांधी मार्क्स के विचारों से भी कुछ सहमत होते हैं। महात्मा गांधी एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जहां न कोई वर्ग हो, न कोई हिंसा हो, जहां कोई वर्ग न हो, न कोई हिंसा हो, यानी कि समाज पूर्ण रूप से हिंसक मुक्त हो। किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की हिंसा न हो, किसी प्रकार का वर्ग न हो, सभी लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती रहें और राज्य का कम से कम हस्तक्षेप हो। राज्य का व्यक्तियों के मामले में, व्यक्तियों के स्वतंत्रता और अधिकार के मामले में कम से कम हस्तक्षेप हो। तो इस तरह से महात्मा गांधी एक वर्ग विहीन राज्य की अवधारणा देते हैं, वर्ग विहीन राज्य की स्थापना करते हैं। उनका विचार है वर्ग विहीन राज्य की स्थापना करते हैं। वो कहते हैं कि हमें राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मनुष्य नैतिक हो जाएंगे तो सारे व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों के हिसाब से कार्य करेंगे, कर्तव्यों के आधार पर कार्य करेंगे और एक दूसरे के हितों की देखभाल करेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति के स्वतंत्रता में इंटरफियर नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी कि महात्मा गांधी एक नैतिक समाज की स्थापना करते हैं, एक नैतिक राज्य की स्थापना करते हैं। वो कहते हैं कि राज्य में जब सबको समान रूप से सुविधाएं मिलेगी, न्याय समान रूप से सबको सुलभ होगा, छुआछूत का अंत होगा और सभी को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जाएगी, तो ऐसे में हमारा समाज पूर्ण रूप से नैतिक हो जाएगा। और जब पूर्ण रूप से नैतिक हो जाएगा तो जब व्यक्ति नैतिक होता है तो वह हिंसा नहीं करता है, वह अपराध नहीं करता है, वह झूठ नहीं बोलता है, वह हमेशा नैतिकता का पालन करता है। तो जब व्यक्ति नैतिक होगा तो समाज भी नैतिक होगा और जब समाज नैतिक होगा तो राज्य नैतिक होगा। तो इस तरह से जब राज्य नैतिक हो जाएगा तब फिर राज्य की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सभी लोग अपने अपने कर्तव्यों के आधार पर काम करेंगे। न तो पुलिस की आवश्यकता होगी, न तो न्यायालय की आवश्यकता होगी, यानी कि अपराधों का अंत हो जाएगा, किसी प्रकार का अपराध होगा ही नहीं। परंतु महात्मा गांधी ये सब सारी बातें केवल अपने विचारों में रखते हैं। सैद्धांतिक रूप से वह राज्य की महत्ता को स्वीकार करते हैं।
यह केवल यह सब उनका क्या था? विचार था। यह सब उनका क्या था? विचार था, एक कल्पना था, एक कल्पना थी, एक दर्शन था कि महात्मा गांधी इस प्रकार का राज्य चाहते हैं। लेकिन महात्मा गांधी स्वयं कहते हैं कि चूंकि व्यक्ति पूर्ण नहीं है, व्यक्ति पूर्ण नहीं है, व्यक्ति पूर्ण नहीं है, यानी कि हर व्यक्ति नैतिक नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति नैतिक नहीं हो सकता है। व्यक्ति पूर्ण नहीं है, यानी कि व्यक्ति का जीवन इतना पूर्ण नहीं है कि वह अपने जीवन की आवश्यकताओं का संचालन स्वयं करता रहे, यानी कि सारी आवश्यकताएं स्वयं पूरा करता रहे। यदि व्यक्तियों का जीवन पूर्ण हो जाएगा तो राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन व्यक्ति का जीवन पूर्ण नहीं है, वह अपूर्ण है, इसलिए राज्य की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि व्यक्ति के सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य की आवश्यकता पड़ती है। यदि राज्य नहीं रहेगा तो व्यक्तियों का जीवन उत्तम तरीके से संचालित नहीं हो पाएगा, व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाएंगे, व्यक्ति अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में राज्य की आवश्यकता पड़ती है। महात्मा गांधी कहते हैं कि व्यक्ति एक आत्मवान प्राणी है और राज्य जो है वह हिंसावान प्राणी, वह हिंसा युक्त है, और राज्य जो है वह हिंसा युक्त है। और राज्य को हिंसा से पृथक नहीं किया जा सकता है। राज्य की उत्पत्ति ही हिंसा के द्वारा हुई है, राज्य की उत्पत्ति ही हिंसा के द्वारा हुई है। तो इस प्रकार महात्मा गांधी के राज्य संबंधी विचारों में हमें मार्क्स का प्रभाव, लियो टॉल्स्टॉय, पीटर क्रोपोटिन का प्रभाव परिलक्षित होता है। आइए हम गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को इन शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। पहला है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। जैसा कि महात्मा गांधी अराजकतावादी होते हैं, महात्मा गांधी राज्य का अंत करना चाहते हैं। महात्मा गांधी का विचार होता है कि राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, जब व्यक्ति पूर्ण हो जाएगा तब राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन व्यक्ति पूर्ण होगा नहीं, व्यक्ति अपनी सारी आवश्यकताएं स्वयं पूरा नहीं कर सकता है। समाज का संचालन, देश का संचालन व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमें राज्य की आवश्यकता पड़ती है। समाज का संचालन और सामाजिक व्यवस्था का संचालन केवल व्यक्तियों के द्वारा नहीं किया जा सकता है, यह सब किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्य के द्वारा किया जा सकता है, इसलिए हमें राज्य की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि व्यक्तियों के मामले में राज्य का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। यहां पर महात्मा गांधी उदारवादी सिद्धांत का पोषण करते हैं, उदारवादी सिद्धांत का, और व्यक्तिवादी सिद्धांत का भी पोषण करते हैं, व्यक्तिवादी सिद्धांत का भी समर्थन करते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि महात्मा गांधी के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक क्यों है? कि राज्य के बिना कोई नहीं रह सकता है। बुराई क्यों है? क्योंकि यह व्यक्तियों के मामले में अधिक से अधिक इंटरफियर करता है। तो यहां महात्मा गांधी व्यक्तिवादी विचारधारा से प्रेरित होते हैं। वह कहते हैं कि राज्य को व्यक्तियों के मामले में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। यदि राज्य व्यक्तियों के प्रत्येक मामले में हस्तक्षेप करेगा तो व्यक्तियों की स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी, व्यक्तियों का विकास बाधित हो जाएगा, व्यक्तियों का चतुर्मुखी विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए राज्य को चाहिए कि वह व्यक्तियों को पूरी छूट प्रदान करे, आर्थिक क्षेत्रों में छूट प्रदान करे, राजनीतिक क्षेत्रों में छूट प्रदान करे, सामाजिक क्षेत्रों में छूट प्रदान करे, यानी कि विकास का सर्वोत्तम अवसर उसको दे। व्यक्ति को राज्य के द्वारा विकास का सर्वोत्तम अवसर दिया जाना चाहिए। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि व्यक्तियों के मामले में राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। महात्मा गांधी डेविड हेनरी थोरो के इस कथन से सहमत होते हैं कि वह सरकार सर्वोत्तम है जो सबसे कम शासन करती है। वह सरकार सर्वोत्तम है जो सबसे कम से कम शासन करती है। तो महात्मा गांधी डेविड हेनरी थोरो के इस कथन से सहमत होते हैं कि सरकार को व्यक्तियों के मामले में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं कि व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन। यहां साध्य और साधन में हम अंतर स्पष्ट करते हैं कि साध्य क्या है, साध्य और साधन। साध्य का मतलब क्या होता है? लक्ष्य या अंतिम उद्देश्य होता है। साधन का मतलब ऐसे साधन जिससे हम अपने साध्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी व्यक्तिवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए वह व्यक्ति को साध्य मानते हैं और राज्य को साधन मानते हैं, जबकि जो आदर्शवादी हैं जैसे हीगल हैं इत्यादि जैसे विचारक हैं, वह व्यक्ति को साधन मानते हैं और राज्य को साध्य मानते हैं। जैसा कि हीगल का कहना है कि राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन है, यानी कि व्यक्तियों को अपना सर्वस्व राज्य के हितों में न्यौछावर कर देना चाहिए। यानी कि राज्य पहले है, व्यक्ति बाद में है। व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत हित नहीं हो सकता है,
जो भी हित है वह राज्य का है। इसलिए व्यक्तियों को राज्य की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो हीगल के दर्शन से ही प्रेरित होकर हम देखते हैं कि जर्मनी में नाजीवाद का उदय होता है और इटली में मुसोलिनी का उदय होता है, इटली में फांसीवाद का उदय होता है। यानी कि जो फांसीवाद है और नाजीवाद है यह हीगल के विचारों से ही प्रेरित है, क्योंकि हीगल राज्य को प्रमुख स्थान देता है, महत्वपूर्ण स्थान देता है, व्यक्ति को गौड़ मानता है, व्यक्ति को वह गौड़ कर देता है। वह कहता है कि जो कुछ किया जाए, जो कुछ भी किया जाए राज्य के लिए किया जाए, अपने राष्ट्र के लिए किया जाए। व्यक्तियों के हित राज्य के हित में समाहित है। लेकिन यहां महात्मा गांधी कहते हैं कि व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। राज्य साधन कैसे है कि राज्य व्यक्तियों को अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराता है, व्यक्तियों के विकास में सहयोग करता है, तो व्यक्ति का हित सर्वोत्तम है, राज्य का हित सर्वोत्तम नहीं है। महात्मा गांधी कहते हैं कि जब व्यक्ति का हित होगा तो समाज का हित होगा, और जब समाज का हित होगा तो राज्य का हित होगा। तो इस तरह से महात्मा गांधी व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। वैसे तो महात्मा गांधी को अगर पढ़ाया जाए तो हफ्तों चलेगा, लेकिन जो मुख्य मुख्य पॉइंट है मैं उस मुख्य मुख्य पॉइंट से ही आपको अवगत कराऊंगा जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में आने लायक है। तीसरा है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। महात्मा गांधी सत्ता को विकेंद्रीकृत करना चाहते थे, सत्ता को विकेंद्रीकृत करना चाहते थे, यानी कि सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास करते थे। महात्मा गांधी का यह मानना था कि यदि सत्ता एक जगह एकत्रित हो जाएगी तो राज्य क्या हो जाएगा, सर्वाधिकारी हो जाएगा, अधिनायकवादी हो जाएगा। जैसा कि नाजीवाद और फांसीवाद में देखते हैं, हिटलर, जैसा कि जर्मनी और इटली में हम देखते हैं कि सत्ता जो होती है वह सर्वाधिकारवादी हो जाती है। और जब राज्य सर्वाधिकारवादी हो जाएगा या अधिनायकवादी हो जाएगा तो व्यक्तियों का हित नहीं होगा, व्यक्तियों का हित नहीं होगा, राज्य निरंकुश हो जाएगी, राज्य निरंकुश हो जाएगा और व्यक्तियों के हितों में बाधा उत्पन्न करेगा, व्यक्तियों के विकास में बाधा उत्पन्न करेगा और निरंकुश शासन की स्थापना हो सकती है, निरंकुशता की स्थापना हो सकती है। तो ऐसे में महात्मा गांधी चाहते थे कि सत्ता को विकेंद्रीकृत किया जाए, यानी कि वह कहते हैं कि शक्तियां छोटे छोटे समूहों और संघों में बटी होनी चाहिए, समूहों और संघों में बटी होनी चाहिए, और जो शासन किया जाए इन समूहों और संघों के माध्यम से किया जाए। जो शासन किया जाए, जो राज्य का शासन किया जाए, इस समूह और संघों के माध्यम से किया जाए। राज्य का शासन किसी एक व्यक्ति के द्वारा न किया जाए या कुछ व्यक्तियों के द्वारा न किया जाए, बल्कि जितने भी व्यक्ति हैं सभी व्यक्तियों की सहमति ली जाए। शासन करने में, विधि बनाने में सभी व्यक्तियों की सहमति लिया जाए। तो हम देखते हैं कि महात्मा गांधी यहां ग्रास रूट डेमोक्रेसी की स्थापना करते हैं। ग्रास रूट डेमोक्रेसी यानी कि दृढ़ मूल लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी की स्थापना करते हैं। वह कहते हैं कि जो सत्ता होनी चाहिए वह समूहों और संघों में विभक्त होनी चाहिए, और समूह और संघ कौन से हैं? ऐसे में महात्मा गांधी पंचायत की स्थापना करते हैं। वह कहते हैं कि राज्य की मुखिया का चुनाव पंचायतों के द्वारा होना चाहिए। राज्य के मुखिया का चुनाव किसके द्वारा होना चाहिए? पंचायतों के माध्यम से होना चाहिए, पंचायतों के द्वारा होना चाहिए, और पंचायतों को पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए, और पंचायतों को पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए। राज्य के द्वारा पंचायतों को अनुदान दिया जाना चाहिए, पंचायत को सहायता दिया जाना चाहिए, और यह पंचायत जो होगी, यानी कि जो ग्राम पंचायत होगी यह अपने गांव में शासन करेगी, गांव में कर लगाएगी, गांव का आर्थिक विकास करेगी, वह गांव को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी। गांव में वे समस्त सुविधाएं होंगी जो व्यक्तियों के लिए आवश्यक हैं। गांव में छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे भी होंगे जिनके द्वारा सभी लोग उत्पादन कार्य में भाग लेंगे, सभी लोग परिश्रम करेंगे और सबकी आवश्यकताएं पूरी होंगी, और उससे जो भी आय होगी उस आय को समाज सेवा और राज्य सेवा में लगाया जाएगा। तो महात्मा गांधी ग्राम पंचायत की स्थापना को महत्व देते हैं। वह कहते हैं कि जो महात्मा गांधी कहते हैं पहली बात तो झगड़े तो होंगे नहीं, सभी व्यक्ति नैतिक हो जाएंगे तो झगड़े नहीं होंगे, सभी व्यक्ति नैतिक हो जाएंगे तो झगड़े होंगे नहीं, संघर्ष होंगे नहीं। यदि समाज में किसी प्रकार का संघर्ष होता है, किसी प्रकार का विवाद होता है तो वह पंचों के माध्यम से सुलझाया जाएगा। पहले पंच की व्यवस्था होती थी, 6 से 8 गांव मिलाकर
पंच पंच की व्यवस्था होती थी, जिसको हम सरपंच कहते थे। तो 6 या 8 गांव तक जितने भी विवाद होते थे वो सरपंचों के माध्यम से सुलझाए जाते थे, और जो गांव के झगड़े होंगे, जो गांव के विवाद होंगे, वह ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा सुलझाए जाएंगे। तो ऐसे में किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा, और जो सत्ता का चुनाव होगा, जो इसके ऊपर का चुनाव होगा, वह उस ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा ही चुनाव होगा। तो इस तरह से महात्मा गांधी शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना चाहते थे। वह सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास करते थे, और वह करते हैं, और उनका यह मानना था कि जो राज्य का शासन होना चाहिए या संघ का शासन होना चाहिए, वह सभी समुदायों और सभी समूहों को मिलाकर होना चाहिए, यानी कि सबकी सहमति ली जानी चाहिए। महात्मा गांधी के इस विचार को हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में अपनाया गया है। अनुच्छेद 40 में प्रत्येक गांव के लिए ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी महात्मा गांधी ने जब ब्रिटिश अदालत का बहिष्कार किया, तो ग्राम स्तर पर उन्होंने पंचायत की स्थापना की, और ग्राम के झगड़े जो थे, और ग्राम के विभिन्न झगड़े जो थे, वह ग्राम पंचायतों के माध्यम से सुलझाने के लिए वह कहते थे। तो ऐसे में महात्मा गांधी सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं, वह उनका यह कहना है कि सत्ता एक व्यक्ति में या सिर्फ राज्य में ही केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि अनेक समूह और संघों में विभक्त होनी चाहिए। व्यक्ति, राज्य व समाज का संबंध। आइए चौथा देखते हैं, व्यक्ति, राज्य व समाज का संबंध। व्यक्ति, राज्य और समाज का संबंध। महात्मा गांधी व्यक्ति और समाज को अलग नहीं मानते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि व्यक्ति समाज का ही हिस्सा है, इसीलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाना चाहिए। जब व्यक्ति का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, यदि व्यक्ति अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा। तो इस तरह से महात्मा गांधी व्यक्ति और समाज में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं मानते हैं, किसी प्रकार का विरोध नहीं मानते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि व्यक्ति और समाज में कोई अंतर विरोध हो ही नहीं सकता। व्यक्तियों के हित समाज के हित हैं। व्यक्तियों के हित किसके हित हैं? समाज के हित हैं, और समाज का हित व्यक्तियों का हित है। समाज का हित व्यक्तियों का हित है। महात्मा गांधी कहते हैं कि जब व्यक्ति का विकास होगा तब समाज का विकास होगा, और जब समाज का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। इस तरह से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र में किसी प्रकार का अंतर विरोध नहीं है। इसीलिए महात्मा गांधी व्यक्ति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति का विकास समाज का विकास है, और समाज का विकास राज्य का विकास है। तो महात्मा गांधी व्यक्ति, राज्य और समाज में किसी प्रकार का अंतर नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति और समाज के मिलने से राज्य का निर्माण होता है। व्यक्ति और समाज के मिलने से राज्य का निर्माण होता है, और जब व्यक्ति और समाज अच्छे होंगे तब राज्य भी अच्छा होगा। पांचवा देखते हैं, राम राज्य की स्थापना। महात्मा गांधी अपने दर्शन में या अपने चिंतन में, राज्य संबंधी चिंतन में, राम राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। वह कहते हैं कि जिस तरह से राम राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई गरीब नहीं था, सबकी आवश्यकताएं पूरी होती थी, किसी प्रकार के संघर्ष नहीं थे, किसी प्रकार के विवाद नहीं थे, और सभी व्यक्ति सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि किसी प्रकार की कमी नहीं थी। न्याय की स्थापना थी, न्याय का बोलबाला था, समानता का बोलबाला था, किसी प्रकार की जाति पात की व्यवस्था नहीं थी, किसी प्रकार के वर्ग भेद की व्यवस्था नहीं थी। तो इसी प्रकार के राज्य की कल्पना भी महात्मा गांधी करते हैं, जिसको कि वह राम राज्य का नाम देते हैं। तो महात्मा गांधी के अनुसार जब राम राज्य की स्थापना होगी तो हमारा समाज पूर्ण रूप से नैतिक हो जाएगा, आदर्शवादी हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार राम राज्य है क्या? राम राज्य की अवधारणा क्या है? राम राज्य में के अंतर्गत अहिंसात्मक समाज होगा, कहीं भी हिंसा नहीं होगी, क्योंकि सारे व्यक्ति नैतिक होंगे तो हिंसा का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि जब व्यक्ति नैतिक हो जाएंगे तो किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बुराई नहीं करेगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण नहीं करेगा, सभी लोग ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, सभी लोग ईमानदारी पूर्वक परिश्रम करेंगे और समाज के निर्माण में, राज्य के निर्माण में योगदान देंगे। तो इस तरह से संघर्ष का अंत हो जाएगा और किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। महात्मा गांधी आर्थिक विकेंद्रीकरण पर बल देते हैं। वह कहते हैं कि जब तक इस देश का या राज्य में महात्मा गांधी कहते हैं कि जब तक देश का या राज्य का आर्थिक विकेंद्रीकरण नहीं किया जाता
तब तक व्यक्तियों का विकास नहीं हो सकता, राज्य का विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए महात्मा गांधी बड़े उद्योगों को नष्ट करने के बड़े उद्योगों को नष्ट करने का समर्थन करते हैं। वह कहते हैं कि जब उद्योग वह कहते हैं कि जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं उसमें पूंजी केंद्रित हो जाती है, श्रम केंद्रित हो जाता है और उसमें अधिक से अधिक शोषण होने लगता है। जो बड़ी बड़ी मिल, फैक्ट्री, कल कारखाने होते हैं उनमें शोषण की अधिक संभावना रहती है। इसलिए महात्मा गांधी बड़े बड़े उद्योग धंधों के पक्ष में नहीं होते हैं, समर्थन नहीं, बड़े बड़े उद्योग धंधों का समर्थन नहीं करते हैं। वह कहते हैं इससे पूंजी केंद्रित होती है, पूंजी एक ही व्यक्ति में केंद्रित हो जाती है। वह कहते हैं कि ग्राम स्तर पर भी उद्योग धंधे स्थापित किया जाना चाहिए, छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित किया जाना चाहिए, जैसे कि मत्स्य पालन हो गया, सूत कातना हो गया इत्यादि, बढ़ईगिरी है, लुहारगिरी है, यानी कि जितने भी कार्य हैं सभी कार्यों को उद्योग धंधों का रूप दे दिया जाए। ऐसे में महात्मा गांधी कुटीर उद्योग का समर्थन करते हैं और महात्मा गांधी की इस विचारधारा को हमारे भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में अपनाया गया है। अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग की बात कही गई है। तो महात्मा गांधी कुटीर उद्योग का समर्थन करते हैं, यानी कि छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित किया जाना चाहिए, ग्राम स्तर पर छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित किया जाना चाहिए ताकि सबकी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो सके, सभी लोग अपना जीवन यापन कर सकें और वह राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकें। ऐसे में महात्मा गांधी पंचायत स्तर पर वह पंचायतों को अधिकार देते हैं, ग्राम पंचायतों को यह अधिकार देते हैं कि ग्राम पंचायत के सदस्यों का यह कार्य होगा कि वह ग्राम स्तर पर छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित करें, कुटीर उद्योग स्थापित करें और जिससे उनको अधिकाधिक आय हो और जो आय होगा वह राष्ट्र निर्माण में योगदान करेगा। तो इस तरह से महात्मा गांधी आर्थिक विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं। महात्मा गांधी का यह कहना होता है कि सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, सभी लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, इन आवश्यकताओं की पूरी हो और जब सभी लोग कार्य करेंगे तो सभी लोग आय अर्जित करेंगे और जब सभी लोग कार्य करेंगे तो सभी लोग आय अर्जित करेंगे और इस तरह से सबकी आवश्यकताएं पूरी होगी। तो इस तरह से महात्मा गांधी आर्थिक विकेंद्रीकरण पर बल देते हैं और निजी संपत्ति का अंत करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि निजी संपत्ति, किसी भी व्यक्तियों के पास निजी संपत्ति नहीं होगी। किसी व्यक्ति के पास यदि संपत्ति है तो उसका उपयोग वह कहां करेगा? सार्वजनिक हित में करेगा, लोगों की भलाई में करेगा। इस तरह से महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रस्तावित करते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यासिता का सिद्धांत। यानी कि जो पूंजी होगी, जो धन होगा, वह एक न्यास की तरह से होगा, उसका प्रयोग सबकी सहमति से और सबके हित में किया जाएगा। तो इस तरह से महात्मा गांधी निजी संपत्ति का अंत चाहते हैं। वह वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। महात्मा गांधी के लिए वर्ण व्यवस्था बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं या इसका विरोध करते हैं। तो महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। यहां आर्थिक विकेंद्रीकरण से इनका प्रश्न प्राय यह आता है कि महात्मा गांधी ने औद्योगिकरण का विरोध किया है या समर्थन किया है, यानी कि बड़े बड़े उद्योगों का उन्होंने समर्थन किया है या विरोध किया है। तो महात्मा गांधी बड़े बड़े उद्योग धंधों का विरोध किए हैं। वर्ण व्यवस्था के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था दी गई थी। वह कर्म पे आधारित थी, वह किसी प्रकार की जाति व्यवस्था नहीं होती है, वह एक प्रकार की सामाजिक व्यवस्था होती है। जो जिस लायक होता है उसके हिसाब से उसको कार्य दे दिया जाता है। तो हमारे मनुस्मृति में 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। पहला है ब्राह्मण वर्ण, दूसरा है क्षत्रिय वर्ण, तीसरा है वैश्य वर्ण और चौथा है शूद्र। ये 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्थाएं मिलती हैं। तो इन वर्ण व्यवस्थाओं में जो जिस योग्य होता है, जो जिस कैटेगरी का होता है, उस कैटेगरी में उसको डाल दिया जाता है। यानी कि यदि वह ज्ञानी होता है, वेद का अध्ययन करता है या अध्यापन कार्य करता है, तो उसको हम ब्राह्मण वर्ग में डाल दिया जाता था। और जो इसके अंदर साहस होता था, जो समाज की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा कर सकता था, उसको क्षत्रिय वर्ण में कर दिया गया। इसी तरह से जो उत्पादन संबंधी कार्यों में सहभागी हो गया, वो उसको वैश्य में डाल दिया गया। और जो तीनों वर्णों की सेवा करते रहे और उनका जीवन पूर्ण रूप से श्रम पर आधारित था, तो
तो उसको शूद्र वर्ण में डाल दिया गया था। यह किसी प्रकार की जाति व्यवस्था नहीं होती है। तो महात्मा गांधी यह कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था समाज के लिए उपयोगी है, वर्ण व्यवस्था समाज के लिए उपयोगी है और सभी लोग अपने वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपने अपने कार्यों को करें, सभी लोग अब वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपने अपने कार्यों को करें। यदि किसी व्यक्ति में दूसरे वर्ण का गुण आ जाता है तो वह दूसरे गुण के अनुसार कार्य करे, यानी कि यदि वह शूद्र है और उसको यदि वह शूद्र है और उसमें क्षत्रिय का गुण आ जाता है, क्षत्रिय वर्ण का गुण आ जाता है, तो वह उस क्षत्रिय वर्ण के अनुसार कार्य करे और वह कार्य समाज के लिए करे, समाज उपयोगी और वह कार्य समाज के हित के लिए करे, वह कार्य समाज के हित के लिए करे। तो महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था के संक्रमण को भी उचित मानते हैं। वह कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था का संक्रमण होता रहता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि यदि कोई निम्न वर्ण का है, उसमें उच्च वर्ण का गुण आ जाता है तो वह उच्च वर्ण में जा सकता है और वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करेगा और समाज के लिए करेगा, राज्य के लिए करेगा। तो इस तरह से महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था को उपयोगी मानते हैं। पांचवा हम देखते हैं धर्मनिरपेक्ष समाज। महात्मा गांधी स्वयं एक धार्मिक व्यक्ति थे और महात्मा गांधी का यह विचार था कि हमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी लोगों को विश्वास, उपासना, पूजा पाठ की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। सभी लोगों की धर्म की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हमें किसी व्यक्ति के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उनका, महात्मा गांधी का यह मानना था कि धर्म भले ही अलग है लेकिन सबके लक्ष्य एक हैं, सबके लक्ष्य हैं मोक्ष की प्राप्ति करना या ईश्वर को प्राप्त करना। तो सभी लोग अपने अपने साधनों के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि जितने भी धर्म हैं, सभी लोगों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, वह है मोक्ष प्राप्त करना। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, हमें किसी भी धर्म के ऊपर कोई टीका टिप्पणी भी नहीं करना चाहिए, हमें अपने धर्म के अनुसार जीवन यापन करना चाहिए। तो महात्मा गांधी एक धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना करते हैं। महात्मा गांधी गोवध निषेध की बात करते हैं। वह गाय को आर्थिक दृष्टि से और नैतिक दृष्टि से भी उपयोगी मानते हैं। गाय को आर्थिक दृष्टि से और नैतिक दृष्टि से उपयोगी मानते हैं। वह कहते हैं कि गाय हमारी अर्थव्यवस्था का साधन है। महात्मा गांधी कहते हैं कि गाय हमारी अर्थव्यवस्था का साधन है और वह गाय को पवित्र मानते हैं, माता तुल्य मानते हैं। महात्मा गांधी गोवंश की हत्या पर निषेध लगाते हैं। महात्मा गांधी गोवंश के हत्या पर प्रतिबंध लगाते हैं। वह कहते हैं कि ये भी हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग है, इनके द्वारा भी हम आर्थिक उत्पादन करते हैं, यह हमको स्वस्थ रखते हैं, इसलिए गोवंश की हत्या नहीं की जानी चाहिए। तो महात्मा गांधी गोवध का निषेध करते हैं, मद्य निषेध करते हैं। वह कहते हैं कि जो मद्य है या जो शराब है, यह व्यक्ति का चारित्रिक और नैतिक पतन करता है, यह परिवार में, समाज में संघर्ष उत्पन्न करता है और आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए महात्मा गांधी मद्य निषेध का समर्थन करते हैं, क्योंकि मद्य सेवन से व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब होती है, विभिन्न प्रकार के झगड़े होते हैं, विभिन्न प्रकार के संघर्ष होते हैं, इसलिए यह मद्य निषेध पर बल देते हैं। महात्मा गांधी नैतिक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। समाज नैतिक कब होगा? जब समाज अत्याचार से मुक्त होगा, शोषण से मुक्त होगा। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा, किसी प्रकार के संघर्ष नहीं होंगे, झगड़े नहीं होंगे, हर तरफ सभी लोग सत्य बोलेंगे, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तभी हमारे समाज में नैतिकता की स्थापना हो सकती है। महात्मा गांधी कहते हैं कि राज्य के द्वारा ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न की जानी चाहिए जिससे कि व्यक्ति अधिक से अधिक नैतिक होने के लिए प्रेरित हो, यानी कि नैतिक होने के लिए राज्य के द्वारा व्यक्तियों को प्रेरित किया जाना चाहिए। तो महात्मा गांधी एक नैतिक समाज की स्थापना करते हैं। वह कहते हैं कि जब नैतिक समाज की स्थापना होगी, महात्मा गांधी कहते हैं कि जब नैतिक समाज की स्थापना हो जाएगी तो अपराध कम से कम होंगे और कानून की भी आवश्यकता कम पड़ेगी, यानी कानून की भी आवश्यकता कम होगी। तो इस तरह से महात्मा गांधी नैतिक समाज की स्थापना पर बल देते हैं, अस्पृश्यता का अंत करना चाहते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि सभी व्यक्ति समान हैं, सभी लोग एक ही ईश्वर की संतान है,
तो ऐसे में हमें छुआछूत का विरोध करना चाहिए, छुआछूत जैसी प्रथा का अंत किया जाना चाहिए। तो महात्मा गांधी छुआछूत का अंत करते हैं। वह ऊंच नीच की खाई को मिटाना चाहते थे। जो ऊंच नीच का भेदभाव होता है उसको मिटाना चाहते थे। ऐसे में महात्मा गांधी स्वयं अस्पृश्यता का विरोध करते हैं और अछूत जातियों के उद्धार के लिए अनेक कार्यक्रम चलाने का वह सुझाव प्रस्तुत करते हैं। तो महात्मा गांधी अस्पृश्यता का अंत करना चाहते हैं। छठवां देखते हैं, श्रम की अनिवार्यता। जैसा कि महात्मा गांधी के ऊपर जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट का प्रभाव पड़ता है। अनटू दिस लास्ट में श्रम की अनिवार्यता पर बल दिया गया है। महात्मा गांधी कहते हैं कि एक वकील और एक न्यायिक का कार्य एक जैसा है। एक वकील और एक न्यायिक का कार्य एक जैसा है, क्योंकि वकील भी परिश्रम करके धन कमाता है और न्यायी भी परिश्रम करके धन कमाता है। ऐसे में दोनों के कार्यों में कोई अंतर नहीं है। सभी लोग श्रम करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो महात्मा गांधी सभी व्यक्ति को श्रम करने पर बल देते हैं। महात्मा गांधी सभी व्यक्तियों के श्रम पर बल देते हैं। वह कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को श्रम करना चाहिए, किसी व्यक्ति को बेकार नहीं बैठना चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं कि जो बिना परिश्रम का खाता है वो हराम का खाता है। इसलिए महात्मा गांधी हर व्यक्ति के श्रम पर बल देते हैं, क्योंकि जब हर व्यक्ति श्रम करेगा तो उत्पादन कार्यों में वृद्धि होगी, उत्पादकता में वृद्धि होगी और आय में वृद्धि होगी, और इस तरह से हमारा समाज संपन्न हो पाएगा, हमारा परिवार संपन्न हो पाएगा, हमारा राष्ट्र संपन्न हो पाएगा। तो सभी व्यक्तियों को श्रम किया जाना चाहिए। तो सभी व्यक्तियों के द्वारा श्रम किया जाना चाहिए। आइए सातवां देखते हैं, राज्य के उद्देश्य व कार्य। महात्मा गांधी के अनुसार राज्य के उद्देश्य व कार्य क्या होनी चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं कि राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, सर्वोदय होना चाहिए। सर्वोदय, सर्वोदय, ये सर्वोदय कहां से लिया गया है, अनटू दिस लास्ट से लिया गया है, जिसका कि उन्होंने गुजराती में अनुवाद कराया था। महात्मा गांधी कहते हैं कि राज्य का उद्देश्य सर्वोदय होना चाहिए। सर्वोदय यानी कि सबका उदय होना चाहिए। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। राज्य को सुविधा देने में या अवसर देने में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। जात के आधार पर या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। राज्य का यह उद्देश्य होना चाहिए या यह कार्य होना चाहिए कि राज्य में रहने वाले समस्त वर्गों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो सकें, सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो सकें। वर्ग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, यानी कि किसी को अधिक सुविधा दे दिया जाए, किसी को कम सुविधा दे दिया जाए, किसी को कम सुविधा दिया जाए या किसी को बिल्कुल भी सुविधा न दिया जाए। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि जो पात्र हैं उनको सर्वाधिक सुविधा दिया जाना चाहिए, पात्र व्यक्तियों को ही सुविधा दिया जाना चाहिए। तो महात्मा गांधी राज्य का लक्ष्य सर्वोदय में निहित करते हैं। वह कहते हैं कि राज्य का लक्ष्य सर्वोदय होना चाहिए, सबका उत्थान होना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महात्मा गांधी एक ऐसे समाज की स्थापना करते हैं जिसमें कि किसी प्रकार का वर्ग का भेदभाव न हो, जाति पाति का अंत हो, अस्पृश्यता का अंत हो और सभी लोगों को समान सुविधाएं मिलती रहें, स्वतंत्रता अधिकार सभी लोगों को मिले, स्त्री पुरुष जाति पाति बालक वृद्ध इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो, एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो, एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो। तो इस तरह से महात्मा गांधी एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करते हैं या वर्ग विहीन राज्य की स्थापना करते हैं और एक आत्मनिर्भर राज्य की स्थापना करते हैं जिसमें कि सभी लोगों को आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, सभी लोगों की आवश्यकताएं पूरी होंगी और अधिक से अधिक उत्पादन होगा और जो उत्पादन कार्य होगा उससे राष्ट्र की आय बढ़ेगी, सबकी आवश्यकताएं पूरी होंगी, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई नंगा नहीं रहेगा, कोई बिना आवास के नहीं रहेगा, बिना छत के नहीं रहेगा, सबकी आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी। इस तरह से महात्मा गांधी एक आदर्श राज्य की स्थापना का विचार देते हैं और यदि महात्मा गांधी के इस राज्य को स्थापित कर दिया जाए तो सभी लोग सुखी होंगे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। परंतु महात्मा गांधी यह कहते हैं कि चूंकि व्यक्तियों का स्वभाव क्या होता है, दूषित होता है। राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि व्यक्तियों का स्वभाव दूषित होता है। कानून की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि व्यक्ति अनैतिक हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, दुराचारी हो जाते हैं। इसलिए कुछ व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है और यही कुछ व्यक्ति जो होते हैं यही समाज को दूषित करते हैं, यही कुछ व्यक्ति जो होते हैं यह समाज को दूषित करते हैं। इस तरह से महात्मा गांधी अपने विचारों में राम राज्य की स्थापना तो करते हैं, लेकिन धरातल पर महात्मा गांधी के विचार को लागू नहीं किया जा सकता है।
न तो अब तक लागू किया जा सका है। लेकिन महात्मा गांधी के कुछ सिद्धांतों को, कुछ नीतियों को हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने अपनाया है। हम नीति निर्देशक तत्व में गांधी दर्शन को देख सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व में गांधी दर्शन को देख सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 47 है, अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 42 है, 43 है, 39 है इत्यादि। यानी कि जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है वह गांधी दर्शन से प्रभावित है। तो इस तरह से हम भारतीय संविधान में गांधीवादी दर्शन के तत्व को देख सकते हैं। और आज जो गांधीवादी दर्शन है या गांधीवाद है, यह पूरे विश्व में पॉपुलर हो रहा है, पूरे विश्व में लोकप्रिय हो रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा गांधी जी के सामाजिक आर्थिक विचार। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।